गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आप बात कर रहे थे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य। ठीक है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य मैंने एक एक करके आपको पूरे एक्सप्लेन किए, आपने समझे होंगे। फिर एक बार पढ़ना, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, उन भागों के भी भाग, यानी मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फिर उनके भी भाग और उनके सबके कार्यों का वर्णन मैंने आपको समझा दिया। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं उसके बाद कि जो तंत्रिका ऊतक है, मीन्स मस्तिष्क, मेरुरज्जु या तंत्रिका, तंत्र संबंधी अन्य अंग, ये कैसे सुरक्षित रहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि ये ऊतक कैसे सुरक्षित रहते हैं। देखिए, ये ऊतक कैसे रक्षित रहते हैं। रक्षित का मतलब सुरक्षित। ठीक है, अब ऊतक यहां पर कौन कौन से हैं जो हम तंत्रिका ऊतक में पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों ही कोमल अंग है, दोनों ही कोमल अंग है और इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इनकी सुरक्षा कैसे हो? इनकी सुरक्षा के लिए देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क कैसे सुरक्षित होता है? तो देखिए, मानव मस्तिष्क खोपड़ी में कपाल अस्थियों के मध्य सुरक्षित रहता है। देखिए, मस्तिष्क के बारे में आपको 2 लाइन सिर्फ ये लिखनी है कि जो मानव मस्तिष्क है वो खोपड़ी में, और वो भी कपाल अस्थि कितनी होती है? 8, मैं पहले बता चुका हूं। तो मानव मस्तिष्क खोपड़ी में कपाल अस्थियों के मध्य सुरक्षित रहता है। अब दूसरा तंत्रिका ऊतक देखो, दूसरा तंत्रिका ऊतक है हमारे पास मेरुरज्जु। ठीक है, अभी मेरुरज्जु कहां सुरक्षित होगा? तो देखिए, मेरुरज्जु हमारी जो पीठ है, पीठ के मध्य से एक कठोर उभार जैसी संरचना जो निकलती है, उसको कहते हैं कशेरुक दंड, यानी रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। ठीक है, तो इसमें सुरक्षित होता है क्या? मेरुरज्जु। यानी मस्तिष्क से, मस्तिष्क का लास्ट भाग होता है मेडुला, और मेडुला से, मेडुला की पूंछ होती है मेरुरज्जु, और ये यहां से निकलने के बाद ये जो रीढ़ की हड्डी में चला जाता है और इसे सुरक्षित रखता है कशेरुक दंड। तो हम ये लिखेंगे मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु कशेरुक दंड, कशेरुक दंड बोले तो रीढ़ की हड्डी। मेरुरज्जु कशेरुक दंड में सुरक्षित रहता है। देखिए, मेरुरज्जु कशेरुक दंड में सुरक्षित रहता है। अब यहां पर ये जो एक तरह से मेरुरज्जु है, वो मेरु तंत्रिकाओं के रूप में रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाती है, और रीढ़ की हड्डी की जो मध्य, जो कशेरुक नाल है, इसमें ये सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार ऊतक कार्य करते हैं। यदि आप यहां से यहां तक भी पढ़कर आप देखें तो आपको इसमें भी इसका ही सार मिलेगा। कैसे
कि मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, सावधानी पूर्वक रक्षा होनी चाहिए। यानी मस्तिष्क जैसे कोमल अंग हैं उनकी क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए शरीर में अभिकल्पना इस प्रकार है कि मस्तिष्क, ये देखो यहां से मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब मस्तिष्क में भरा होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यदि कोई चोट वगैरह लग भी जाती है हल्की, तो उन चोटों को यानी एक तरह से सहने की क्षमता रखती है इन अस्थियों के बॉक्स के अंदर पाई जाने वाला तरल पदार्थ, और उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पर जो ये मस्तिष्क है वो हड्डियों का बॉक्स मींस कपाल अस्थियों के मध्य सुरक्षित है। और हम बात करें जैसे कि एक कठोर उभार वाली संरचना आपने पीठ में अनुभव की होगी, उसको कहते हैं कशेरुक दंड, और एक कशेरुक दंड में सुरक्षित रहता है क्या? मेरु रज्जु। तो यहां पर मैंने 2 पॉइंट लिखा है, नंबर 1 मस्तिष्क के बारे में, दूसरा मेरु रज्जु के बारे में। ठीक है, चलिए आगे। देखिए बेटा, नया क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करते हैं? अब यहां तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क और मेरु रज्जु सम्मिलित रूप से इसकी क्रिया के बारे में कहा गया है। यदि आप देखें यहां इसके द्वारा, तो ये एक बुक की भाषा है जिसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ पाएंगे। मैं आपको सटीक बताता हूं, ध्यान से समझना और सुनना। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? तो तंत्रिका ऊतक की क्रिया को समझने के लिए आप तंत्रिका कोशिका की क्रिया विधि को समझिए। यानी यहां पर तंत्रिका कोशिका की क्रिया विधि, प्रतिवर्ती चाप, इन सब क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप है वो ये दर्शाता है कि तंत्रिका ऊतक ऐसे कार्य करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना। हमारे शरीर का कोई भी ग्राही अंग जो सूचना ग्रहण करता है, तो वो ग्राही अंग के द्वारा जो सूचना ग्रहण होती है, वो सूचना ग्रहण करने वाली तंत्रिका होती है संवेदी तंत्रिका। और ये संवेदी तंत्रिका सूचनाओं को ग्रहण कर तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक ले जाती है। यदि वो क्रिया प्रतिवर्ती है तो उस क्रिया का संचालन, नियमन मेरु रज्जु से होता है। यदि वो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है तो उसका संचालन मस्तिष्क से होगा। तो संवेदी तंत्रिका से सूचना मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक पहुंचती है। मस्तिष्क मेरु रज्जु उस संवेदी तंत्रिका से लाई हुई सूचना का संसाधन करते हैं। यहां से जो भी उचित आदेश होते हैं, उन आदेशों का नियमन प्रेरक तंत्रिका के द्वारा ग्राही अंग तक पहुंचाए जाते हैं। तो अब यहां इस तंत्रिका ऊतक में देखिए संवेदी तंत्रिका काम कर रही है। यदि प्रतिवर्ती क्रिया है तो मेरु रज्जु काम करेगा। यदि प्रतिवर्ती क्रिया के अलावा अन्य क्रिया है तो मस्तिष्क काम करेगा, और फिर प्रेरक तंत्रिकाएं उन सूचनाओं को ग्राही अंग तक ले जाएंगी। ग्राही अंग की मांसपेशियां उन सूचना संकेतों या आदेशों के अनुसार मांसपेशियों में संकुचन अनुशिथिलन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्राही अंग गति करता है। जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है, इस पेन को मैं नीचे रखना चाह रहा हूं, ठीक है, या मैंने इसको इस पर रखा, काउंटर पर रख दिया, टेबल पर रख दिया, ठीक है। तो इसके लिए संकेत कौन दे रहा है? मस्तिष्क। जब मैं इसको रखूंगा तो हाथ को जैसे सीधा करूंगा तो हाथ की मांसपेशियों में, जब मैंने इसको यों कर रखा था तो देखो ये जो मांसपेशियां ये कैसी थी? टाइट हो गई थी, संकुचित हो गई थी, ठीक है। जब मैं इस हाथ को सीधा करूंगा तो देखो आप, इस हाथ की मांसपेशियां कैसी हो गई?
शिथिल हुई कुछ, ठीक है, और शिथिल होने के बाद में इसको बढ़ा रहा हूं। तो ये सब क्रिया मस्तिष्क से संचालित है। लेकिन गर्म वस्तु पर हाथ लगा तो हाथ लगते ही हाथ का जो हटना है वो प्रतिवर्ती क्रिया है, वो मेरुरज्जु संचालित हुई। वो क्रिया बहुत कम समय में संपन्न होती है। तो जो मस्तिष्क प्रेरित क्रियाएं हैं वो इच्छानुसार चलती हैं, बाकी अचानक होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती होती है। तो इस प्रकार जो तंत्रिका ऊतक है, इस तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्रियाशील रहते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। जो मैंने कहा है उसको सटीक तरीके से समझ करके आप उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। यहां पर जो आपको दिख रहा है इसमें से आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ करके चुनिंदा लाइन लेना, ऐसी भाषा का यूज करो ताकि वो हमें याद रहे, हम लंबे समय तक उसको याद रख सकें। रटना मत, क्योंकि साइंस का रटा हुआ ज्ञान ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, आप उसको भूल जाते हो, ठीक है। चलिए आगे। तो यहां पर तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है इसकी मैंने बात की। अब देखो यहां कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूं। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। तो प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, जबकि टहलना ऐच्छिक क्रिया है। पहला अंतर ये हो गया। जो प्रतिवर्ती क्रिया होगी वो अनैच्छिक है, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं, लेकिन टहलना ऐच्छिक है। कोई जरूरी नहीं कि टहलना मैं चाहूं या नहीं चाहूं। यदि मेरे आवश्यकता होगी या मेरे माइंड में आ रहा होगा कि मुझे टहलना है तो टहलूं, ये मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं हो सकता है चलने या मैं इधर से इधर जाऊं, तो ये क्रिया आधारित है किस पर? मस्तिष्क पर। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क पर आधारित क्रिया नहीं है, वो अनैच्छिक क्रिया है। तो आप यदि अंतर की बात करें तो इन अंतरों को आप कैसे पढ़ेंगे? देखो बेटा, इन अंतरों को पढ़ने के लिए देखो, हमेशा जब भी आप अंतर पढ़ें इस तरह आप कॉलम बनाएं कि प्रतिवर्ती क्रिया और एक तरफ लिखेंगे टहलना। पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, जबकि टहलना ऐच्छिक क्रिया है। दूसरा पॉइंट, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरुरज्जु के द्वारा होता है, जबकि टहलना मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है। आसानी से, प्रतिवर्ती क्रिया कैसी है? अनैच्छिक क्रिया है, और टहलना ऐच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है, जबकि टहलना मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है, ठीक है। नंबर 3, प्रतिवर्ती क्रिया पर्यावरण में अनुक्रिया के फलस्वरूप घटित होती है, मीन्स अचानक घटित होती है, जबकि टहलना मस्तिष्क प्रेरित क्रिया है, हमारी इच्छा पर निर्भर है। तो आप आसानी से इसमें 2 अंतर आराम से लिख पाते हैं, या और भी आप इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करें तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया में आवेग होते हैं, उनकी स्पीड बहुत अधिक होती है, जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं वो अचानक उत्पन्न होते हैं, जबकि टहलने के जो उद्दीपन है वो धीमी गति के उद्दीपन होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के उद्दीपन आवेगों की गति तीव्र है, जबकि टहलने में उद्दीपन आवेगों की गति बहुत धीमी गति वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इनको समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर गठन या सिनेप्स में क्या होता है? तो देखिएगा, ये जो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में, यानी से हम कहते हैं सिनेप्टिक दरार, सिनेप्टिक दरार, सिनेप्टिक पुटिका
या पेशी संधि स्थल, पेशी संधि स्थल। तो देखो, जहां पर दो तंत्रिका कोशिका होती है, एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग, दूसरी का प्रारंभिक भाग जहां जुड़ता है, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। समझना, जहां दो तंत्रिका कोशिकाओं का जुड़ाव होता है, संधि स्थल होता है, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका कोशिका के संधि स्थल पर जो संकेतों का स्थानांतरण होता है, तो उन स्थानांतरण को, यानी जैसे रासायनिक संकेतों को विद्युत संकेतों बदलना, विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों बदलने का कार्य न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा किया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मैं कुछ उदाहरण बताऊं आपको। डोपामिन, एलिसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिन, ये रसायन है और ये रसायन न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। और ये एक तरह से देखें तो हम एमिनो अम्ल के भी उदाहरण होते हैं। एलिल, ग्लाइसिन, लाइसिन, डोपामिन, टेट्रासाइक्लिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्गठन में क्या होता है। तो जब दोनों तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जहां पर जुड़ती है, जहां संधि स्थल होता है, वहां न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा आवेग या सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। ठीक है, देखो तीसरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि मस्तिष्क का जो मेन भाग है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाता है, लेकिन इस अनुमस्तिष्क का जो संतुलन बनाने की क्रिया है, उसमें प्रेम मस्तिष्क भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जो भाग है, वो शरीर के संतुलन में सहायक है। देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। देखिए, आपने किसी कमरे में अगरबत्ती एक कोने में लगा दी, तो वहां से देखिए वो जो गंध है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में हो जाती है। इस क्रिया को कहते हैं विसरण, यानी किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होना, यह विसरण है। ठीक है, पराशरण अलग टॉपिक है। पराशरण तो तब होता है जब मान लो किसी अर्धपारगम झिल्ली से पदार्थ का गमन हो, लेकिन यहां एक कमरे में अगरबत्ती लगी हुई है तो विसरण है। जो गंध है वो गंध उच्च से निम्न की ओर यानी धीरे धीरे फैल जाती है, तो विसरण विधि के द्वारा। लेकिन अब मस्तिष्क का कौन सा भाग केंद्रित करें, तो प्रेम मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं घ्राण पिंड, और एक घ्राण पिंड उस गंध का ज्ञान करते हैं, उस गंध को पहचानते हैं। कई बार देखो हमारा घ्राण पिंड इतना मजबूत होता है कि हमने जैसे घर में एंट्री ली, रसोई के सामने से गुजरे, आपको आभास हो जाएगा कि सब्जी क्या बनी है या क्या बन रहा है। आप गंध से उसका ज्ञान कर लोगे। आपकी जीभ ने उसका स्वाद नहीं चखा, केवल आपकी नाक बताएगी कि क्या बन रहा है। ठीक है, यदि आपकी घ्राणेंद्रिय सही काम कर रही है तो आपका मस्तिष्क का घ्राण पिंड इन संकेतों को ग्रहण कर आपको यह बता देगा कि बनने वाला पदार्थ यह है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है। यदि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मस्तिष्क से होता तो समझ लीजिए कि ऊतक अधिकांशतः क्षतिग्रस्त हो जाता, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होने वाली क्रिया है जिसको तुरंत संपन्न कराना होता है। यदि ये मस्तिष्क प्रेरित होती तो ऊतकों को बहुत नुकसान होती, हो सकता है कि ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ये मस्तिष्क प्रेरित न होकर मेरु रज्जु प्रेरित होती है, क्योंकि प्रतिवर्ती अनैच्छिक मींस इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। तो यहां तक इन क्वेश्चनों को आपने कंप्लीट पढ़ा। अब मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लूंगा पादपों में समन्वय। अगला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यहां तक हमारे क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट।
देखिए बेटा, पादपों में समन्वय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखिए जंतुओं में समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरु, रज्जु पाए जाते हैं। एक लाइन में कह दो, जंतुओं में समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, विशेष प्रकार का तंत्र कार्य करता है, जबकि पादपों में समन्वय के लिए ऐसा कोई विशेष तंत्र नहीं है। फिर भी पादपों में समन्वय होता है। समन्वय का मतलब संतुलन बनाए रखना, नियमन रखना, उनका नियंत्रण करना, आवश्यकता के अनुसार चलना। तो ये कार्य पादपों में कैसे होता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। यानी शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र से होता है। भाई जंतुओं में नियंत्रण समन्वय किससे होगा? तंत्रिका तंत्र से, जबकि पादपों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और न ही तंत्रिका तंत्र होता है, नहीं पेशियां। पादपों में ना तो कोई तंत्रिका तंत्र है ना मांसपेशियां, अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करेंगे? जबकि करते हैं, पादप भी उद्दीपन के फलस्वरूप अनुक्रिया करते हैं। मैं बताऊंगा उसके बारे में, जिससे पादपों में वृद्धि होती है, पादपों में गतियां होती है। जब हम छुई मुई के पादप की पत्ती को छूते हैं, आपने छुई मुई का प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट देखे होंगे। छुई मुई जिसे कहते हैं माइमोसा पुडिका, छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है माइमोसा पुडिका। तो जब हम छुई मुई के पादप की पत्ती को छूते हैं तो वो मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होता है, जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर, जड़ें नीचे की ओर तथा तना ऊपर की ओर जाता है। जानते हो क्या होता है कि जब छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है तो इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। जब हम छुई मुई की पत्ती को छूते हैं और वो मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है, नीचे झुक जाती है, तो उसमें वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, वो केवल गति है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। जबकि हम देखें, यदि कोई नया पादप अंकुरित हो रहा है तो उसकी जो गति है वो वृद्धि के कारण है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाता है, एक वृद्धि पर आधारित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त। जो वृद्धि से आश्रित है वृद्धि पर, उसे हम कहेंगे अनुवर्तन गति, और जो केवल वृद्धि से मुक्त है उसे कहेंगे अनुकुंचन गति। यानी पादपों में गति हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक अनुकुंचन और एक अनुवर्तन। ठीक है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा और करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसको आप पादपों में समन्वय को यहां से स्टार्ट करेंगे कि मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जबकि पादपों में ऐसा कोई तंत्रिका या मांसपेशियां नहीं होती। फिर भी पादपों में समन्वय के लिए वो उद्दीपन कैसे करते हैं, अनुक्रिया कैसे करते हैं, उसके लिए छुई मुई का उदाहरण देकर आपको समझाया है। छुई मुई का मुरझाना, नीचे झुक जाना केवल एक गति है, वो वृद्धि नहीं है। लेकिन एक नवोद्भिद, एक नया पादप जो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, नीचे जड़ बढ़ती है, ऊपर तना होता है, तो ये एक तरह से वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करे। इन क्वेश्चनों को आप एक बार रिपीट करना, पढ़ना और एक एक करके रिपीट करना। अभी मैं आपको बताऊं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा अभी टाइम अगली क्लास का है इसलिए मैं उसको अभी नहीं करवाऊंगा। बाकी देखो, ये छुई मुई का पौधा है। ठीक है, अब छुई मुई के पौधे को यदि टच किया तो टच करने पर देखो आप इस तरह ये मुरझा जाएगा। छुई मुई का जो पौधा है, इसको यदि आपने टच किया तो ये इस तरह मुरझा जाता है।
क्यों? क्योंकि यहां पर जो उद्दीपन है वो इन पत्तियों ने ग्रहण किया, इन पत्तियों का पानी अंदर चला जाता है शाखाओं में, तने में, और ये पत्तियां मुरझा जाती है। ठीक है, तो यहां इस उदाहरण को भी हम समझ सकते हैं। अब उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया कैसे होती है इसकी बात मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा। यहां तक इस वीडियो में इतना ही। फिर वृद्धि के कारण गति कैसे होती है, इन सबको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में यहां तक ही मैं आपको बता पाऊंगा। इन क्वेश्चनों को एक एक बार रिपीट करना, समझना, और जितना मैं लिखने के लिए बताऊं उतना ही आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहां तक ही। थैंक यू वेरी मच।